हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का भाग है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। पुरुष और नारी के सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। इनमें से एक के बिना भी समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसलिए नारी को समाज का अर्धांग कहा गया है। नारी के सहयोग से ही समाज निर्माण संभव है। नारी में इतनी क्षमता है कि वह अपनी ममता, दया, सहानुभूति तथा वात्सल्य से घर को स्वर्ग बना सकती है। नारी कभी माँ बनकर वात्सल्य का सारा रस उड़ेलती है तो कभी भगिनी बनकर स्नेह रूपी बंधन में बांधती है। यौवन के उन्माद को केंद्रित करने के लिए नारी पत्नी बनकर पुरुष को प्रेम का अथाह समुद्र प्रदान करती है। पुरुष जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी की प्रेरणा से ही उन्नति प्राप्त कर सकता है। नारी ममता और त्याग की सजीव मूर्ति है। वह उत्सर्ग करना जानती है। वह इतनी सरल है कि बलिदान के बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। वह अपने पति के लिए जीवन के सोने से सपने अनु जल लेकर दान कर चुकी है। यदि पति सुखी है तो मानो दुनिया भर का सर्वस्व उसे मिल गया। वास्तव में नारी का नारित्व सुंदरता में नहीं बल्कि सेवा, दया, सहानुभूति, ममता में है। वह हंसते हंसते अपना सब कुछ परिवार पर न्योछावर करने को तत्पर है। एक विद्वान ने लिखा है, नारी का पूर्ण विकास उसे मातृत्व में है। माता की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। महान आत्माओं का विकास माता की गोद में ही होता है। यदि ये शब्द सार्थक हैं तो नारी में पृथ्वी सी सहनशीलता, समुद्र सा गांधीर्य, पर्वत सी गरिमा, पुष्पों जैसी मृदुता और नम्रता, गंगा जैसी पवित्रता, वीणा जैसी मधुरता, गौ के समान साधुता, हिम की सी शीतलता, आकाश की सी विशालता आदि सौम्य गुणों का विकास होता है। इन गुणों से माता जननी अथवा नारी का जन्म सफल है। इन गुणों में ही उसके मातृत्व का सौंदर्य है। माता शब्द में त्याग और कर्तव्य की सच्ची गरिमामय प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन की दृष्टि से नारी में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। पुरुष जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है, लेकिन घर आने पर यदि उसकी पत्नी उसका हंसकर स्वागत करे तो वह दिन भर के कठोर परिश्रम को भूल जाता है। वह बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है, परंतु रमणी के रूप में सुख देने वाली, भगिनी के रूप में स्नेह देने वाली, माता के रूप में ममता करने वाली,
पत्नी की भी अपेक्षा करता है, जो अपनी मधुर वाणी से जीवन में संतापों और दिन भर की थकान को एक क्षण में मिटा सके। मनुष्य को जीवन में हार जीत, यश अपयश, संपन्नता विपन्नता आदि सभी को झेलना पड़ता है। सुख के साथ दुख भी होता है, लेकिन यदि मनुष्य का मन सुख और असफलता से निराश हो जाता है तो वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। यदि अभाव तथा विपन्नता में व्यक्ति का मन टूट जाता है, पराजय उसे कुंठित कर देती है, तो वह भी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कार्य के संपादन और सफलता के लिए मन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मन यदि सशक्त है तो मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बड़े से बड़े तथा असाध्य से असाध्य कार्य को भी कर ले जा सकता है। कभी कभी निर्धन, निर्बल और साधनहीन व्यक्ति को भी सफल होते देखा गया है। इसके विपरीत साधन संपन्न प्रबल व्यक्ति को असफल होते। सत्य यह है कि मनुष्य की सफलता असफलता, जय पराजय प्रमुखतः उसके मन की सशक्तता पर निर्भर करती है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है। हर भाषा जबकि किसी अन्य के लिए केवल भाषा होती है, तो अपने लिए मातृभाषा होती है। अतएव किसी भाषा अथवा किसी भी मातृभाषा को बुरा मानना या समझना, अपने से हेयहीन मानना समझना मनुष्यता नहीं, विद्या प्रेम नहीं, प्रत्युत नीचता और संकीर्णता है। हर भाषा का अपना साहित्य भी होता है और उस साहित्य की अपनी विशिष्टता होती है। उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिक विलक्षणता रहती है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए ही विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इससे मानवीय दृष्टि व्यापक, विचार उदार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृढ़ होते हैं। इसलिए विदेशी या दूसरी भाषा का विद्यार्थी होना अनुचित नहीं है, लेकिन विदेशी या दूसरी भाषाओं के पढ़ने के पहले अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। अपनी भाषा में हृदय बोलता है। इसमें माता की ममता, राष्ट्रीय संबंधों की मधुरता और अपने को जानने पहचानने की सरलता रहती है, अपनापन रहता है। इसको सीखने के लिए हमें विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। हिंदी भारतवर्ष की आधी से अधिक जनता की मातृभाषा तथा देश की राष्ट्रभाषा है। इसी में हम अपने मन की बात सोचते हैं, किसी विदेशी भाषा में नहीं। वह हमारे लिए सहज और सुबोध है। अतएव विदेशी भाषा सीखी जा सकती है, लेकिन वह अपनी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति को सहज वाणी नहीं प्रदान कर सकती। विदेशी भाषा मस्तिष्क की वस्तु हो सकती है, हमारे हृदय की वाणी नहीं हो सकती। पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर सेना के शिकंजे में जकड़ती जा रही है। नवंबर 2025 में हड़बड़ी में पारित 27वें संविधान संशोधन ने नागरिक शासन और सैन्य नेतृत्व के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है।
इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र का दायरा सिकुड़ रहा है और सेना का प्रभाव संवैधानिक रूप से सर्वोच्च दर्जा हासिल कर रहा है। यह बदलाव न केवल पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के लिए खतरनाक है, बल्कि भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इस संशोधन के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) का नया पद बनाया गया है, जिसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सौंपा गया है। वह पहले से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और अब थल, वायु और नौसेना तीनों पर सीधी कमान रखने वाले पाकिस्तान के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं। इससे सैन्य शक्ति का ऐसा केंद्रीकरण हो गया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। संवैधानिक तौर पर यह पद प्रधानमंत्री से भी अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है, जिसे हटाना भी असंभव है। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।